नमस्कार, युवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आई देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। इटार पहाड़ के जंगलों में एक सप्ताह पूर्व गुम हुए युवक की जली हालत में मिली लाश। आरक्षक पर 2 युवकों ने किया हमला, पुलिस ने की तलाश शुरू। सैनिक स्कूल रीवा से 10वीं का छात्र लापता, परिजनों ने लगाया प्रशासन पर गंभीर आरोप। और नवागत कमिश्नर गोपाल चंद्र डाड ने किया पदभार ग्रहण। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मामूली विवाद पर 2 आरोपियों ने आरक्षक के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया, जिसके बाद घायल अवस्था में आरक्षक को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं फरार आरोपियों की पहचान हो गई है और पुलिस तलाश में जुटी हुई है। घटना समान थाना अंतर्गत पीटीएस चौराहे के पास की बताई जा रही है। आरक्षक पुलिस विभाग के सीसीटीएन शाखा में पदस्थ है और सिविल ड्रेस में घर के काम से निकला था। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आरक्षक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार कराया गया और उसकी छुट्टी भी कर दी गई। बताया जा रहा कि गाड़ी को साइड करने के कारण हुए विवाद के बाद आरोपी तैश में आ गए और आरक्षक की पिटाई कर दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि आरक्षक वहां पर सब्जी लेने आया हुआ था। जैसे ही सब्जी लेने के लिए खड़ा हुआ, तभी आरोपी आए और गाली गलौज कर मारपीट करने लगे। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने गंभीर रूप से मारपीट की, जिससे आरक्षक के शरीर से काफी मात्रा में खून बहा है। पुलिस अब उन्हें तलाश रही है। इस संबंध में एसपी विवेक सिंह ने बताया। एक आरक्षक जो कि सीसीटीएन शाखा में पदस्थ है ऑफिस में, उसके साथ मारपीट की है 2 लोगों ने, और जिसमें अभी उसमें एफआईआर वगैरह किया जा रहा है आरक्षक की तरफ से, और उसमें जैसा पाया जाएगा वो वैसी कार्रवाई इसमें की जाएगी। अभी तक ये पता चल रहा है कि वहीं पे तत्कालिक एक विवाद हुआ था और जिसकी वजह से इन दोनों लोगों ने आरक्षक के साथ मारपीट किया। विवाद का कारण था कि आरक्षक ने जो आरोपी है उसकी गाड़ी को साइड करने के लिए बोला था, और शायद उसी बीच में कुछ हुआ है। उसके बाद जब आरक्षक अपना गाड़ी रोक के सब्जी खरीद रहा था तो उसके साथ उसमें मारपीट की गई थी। और आरक्षक उस समय क्योंकि ऑफिस में था और सिविल में था और अपने पर्सनल काम से वहाँ पे गया हुआ था। क्या उनकी पहचान हो गई? बिल्कुल आरोपियों की पहचान हो गई है और वो सारी चीजें एफआईआर में आ रही है। जी, घटना ये पीटीएस चौराहे के पास की। लगभग 1 सप्ताह पहले लापता युवक का शव इटार पहाड़ के जंगलों में जला हुआ मिला। शव मिलने के बाद जंगल में आग की तरह फैली और स्थानीय लोग इकट्ठा हुए। गुड़ अंतर्गत डड़वा ग्राम निवासी सतीश द्विवेदी 31 दिसंबर की रात घर से घूमने निकला था, लेकिन सुबह तक घर वापस नहीं आया। परिजनों ने थाने में सूचना दी, लेकिन लापता युवक का कहीं पता नहीं चल सका। आज ग्रामीणों ने एक शव इटार पहाड़ के जंगल में देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस सहित लापता सतीश द्विवेदी के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। शव की पहचान लापता सतीश के तौर पर हुई। पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने शव का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी जुटाई और शव का पंचनामा करा पीएम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। परिजनों ने युवक की मौत को हत्या बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सतीश की हत्या की गई है, तो वहीं पुलिस का कहना है कि शव का पीएम होने व उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। और ये 31 तारीख की रात्रि बड़े सुनियोजित तरीके से इनके द्वारा सतीश के परिचित को ही भेजा गया और उनसे बुलवा कर इसकी धारदार अस्त्र से पीछे गर्दन में मार के हत्या की गई। इसके ऊपर तेजाब डाला गया, जला दिया गया। तो हम ये चाहते हैं कि ब्रजेंद्र सिंह जो यहाँ का सिक्योरिटी का काम देखता है, उसके खिलाफ 302 और अपहरण जैसे जघन्य अपराध कायम किए जाए। और इसके सतीश की 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, जिनके जीविकोपार्जन के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके शादी विवाह के लिए जितना भी अधिक से अधिक हो सके वो सारी की सारी व्यवस्था की जाए, हमारी मांग है। और अगर ऐसा नहीं हो, संतोष द्विवेदी उर्फ कराटे, सतीश द्विवेदी उर्फ कराटे, ये रमाकांत जी के बेटे हैं और 31 तारीख को 9 वर्ष मनाने के लिए घर से गए थे, फिर ये वापस नहीं आए। इसकी सूचना उनके द्वारा थाना गुड़ में दी गई थी, जिसमें गुम इंसान कायम करके इनकी तलाश की जा रही थी। आज इनका 100 बरामद हुआ है। 100 डिकम्पोज हो गया, लगभग 7-8 दिन 9 दिन की बॉडी है।
तो डिकम्पोज के कारण जो है उसमें कोई स्पष्ट चिन्ह समझ में नहीं आ रहे हैं। FSL टीम मौके पर है जो उनका परीक्षण कर रही है और लाश का पंचनामा करने के बाद हम PM के लिए भेजेंगे। इसके बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है। इस विषय में जांच की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उस अनुसार ये भी पता चला है कि वो रज्जन कौल साथ में था और इसमें पूरी साजिश है। ये अभी देख रहे हैं, ये पूरा मर्डर है, ये मरवाया गया है। मैं शुरू से चिल्ला रहा हूँ 10 दिन से, पहले भी इसके पहले भी हो चुका है, लेकिन पुलिस उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। जो 4 लोगों का मैंने नाम बताया, विजयेंद्र सिंह, पुष्पराज सिंह, रामकृष्ण यादव और रामपाल यादव, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और इनके अलावा कोई साजिश है ऐसा कोई नहीं कर सकता है। इन्हीं का करवाया हुआ काम है। आपको क्या लग रहा है? मैं पुलिस थाने में गया था तो रिपोर्ट कराने के लिए उनके नाम पर, तो वहाँ पे मुंशी जी बोले कि ये नहीं लिखूंगा, तो मैं बोला फिर नहीं लिखाना है तो नहीं लिखाओ, जाओ, ऐसा करके वहाँ से गुमशुदगी का मैं लिखूंगा, ऐसा बोले थे वो। उन्होंने FIR लिखने से मना कर दिया? FIR लिखने से मना कर दिया था। अच्छा, आई थोड़ा दिखा सकते हैं क्या बॉडी को आप? हाँ दिखा। पनवार थाना अंतर्गत रामबाग में चोरी का मामला प्रकाश में आया है। पनवार थाना क्षेत्र रामबाग निवासी कमलेश वर्मा होटल व्यवसायी हैं। रविवार रात में कमलेश वर्मा और उनके परिवार के लोग घर में सो रहे थे। चोरों ने मकान में घुसकर कमरे में रखी अलमारी व संदूक के ताले तोड़ दिए। चोर अलमारी से 10-12 लाख सोने के जेवरात और 1 लाख रुपए नकद व अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। सुबह जब परिजन उठे तो कमरे में रखी सेफ का ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था। पीड़ित ने बताया कि कुछ दिनों में बेटी की शादी होनी थी और बेटी के लिए सोने चांदी के जेवरात बनवा रखे थे। चोर घर से करीब 10 लाख रुपए का सामान चोरी कर ले गए। पीड़ित ने बताया कि वह और अन्य परिजन रात को अपने अपने कमरों में खाना खाने के बाद सो गए। रात में हुई वारदात की उन्हें जरा भी भनक नहीं लगी। घटना की सूचना पर पनवार थाना प्रभारी और STOP रूपेंद्र धुर्वे मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। वहीं पीड़ित ने मामले में शिकायत दर्ज करवाई है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों की शिनाख्त कर गिरफ्तारी कर ली। कमलेश वर्मा है, उन्होंने रिपोर्ट लिखाई कि हमारे यहाँ पे चोरी हो गई है, जिसके संबंध में उनके जो FIR की गई है, जिसमें 40,000 रुपये नकद बताया गया और अन्य जो उनके यहाँ पे चोरी गई जिसकी सूची वो तैयार कर रहे हैं और उसके बाद ही वो बता पाएंगे। और ये चोरी पे अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है और रात्रि के जितने पॉइंट थे वो सबको अलर्ट कर दिया गया है। वो अपने अपने अनुसार उसके संबंध में जांच कर रहे हैं, धरपकड़ और संदिग्धों को उठा रहे हैं। इसकी टीम अलग गठित कर दी गई, SDOP इसमें खुद लीड कर रहे हैं। चोरी की घटना कैसे अंजाम दिया गया, कुछ पता? ये रात्रि में जो उनका घर था, पीछे की बाउंड्री वॉल कूद करके वो आए थे और जिस कमरे में उनका कैश रखा था उसी कमरे में उन्होंने प्रवेश किया। सैनिक स्कूल से छात्र के लापता होने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश की शान कहे जाने वाले इकलौते सैनिक स्कूल से सोमवार को एक छात्र लापता हो गया। बताया जा रहा कि गुमशुदा छात्र 10वीं का है और छुट्टियों के बाद वापस लौटा था। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। वहीं स्कूल प्रशासन की ओर से कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, जिसको लेकर परिजनों में काफी गुस्सा देखा गया और उन्होंने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही प्राचार्य के ऊपर कार्यवाही करने की मांग भी की है। दरअसल सैनिक स्कूल रीवा मध्य प्रदेश भर में अहम स्थान रखता है और यहाँ के छात्रों ने देश दुनिया में काफी नाम रोशन किया है। संभवतः इस तरह की घटना पहली बार सामने आई है। दरअसल स्कूल प्रशासन द्वारा समय रहते पुलिस को सूचना नहीं दी गई, जिसके चलते अभी तक छात्र का पता नहीं चल पाया। अगर स्कूल प्रशासन द्वारा सही समय पर सही कदम उठाए गए होते तो संभव है कि छात्र का आसानी से पता लगाया जा सकता था। ऐसे में किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि छात्र अपने किसी परिचित के घर गया होगा। फिलहाल छात्र के माता पिता इसी उम्मीद पर बैठे हैं कि उनका इकलौता बेटा लौटकर जरूर आएगा। सैनिक स्कूल में पढ़ता था और कल 8 तारीख को मैं 1:20 पर स्कूल में छोड़ा हूँ। इसके बाद मैं चला गया हूँ घर। 9 बजे रात है, AK शर्मा सर हैं सैनिक स्कूल के, वो फ़ोन किए कि सिंह साहब आप अपने लड़के को ले गए हैं क्या? तो मैं बोला नहीं सर, आपके तो सामने मैं छोड़ के आया हूँ। तो बोले कि नहीं, आपका लड़का
हाउस में नहीं है। तो मैं बोला कि देखिए सर, मैं तो घर चला आया, घर मेरा दूर है। बोले ठीक है, आप ना परेशान होइएगा, मैं दिखवाता हूँ। फिर मैं 5 मिनट बाद लगाया तो बोले कि अभी नहीं मिला है, दिखवाता हूँ दूसरे हाउस में। जिस हाउस में है तो वो हाउस है, मैंने अभी मेंटेनेंस का काम हो रहा था। तो बोले कि ठीक है। फिर मैं लगाया तो बोले कि अभी मिला नहीं है। मैं बोला कि आप दिखवाइए, मैं आ रहा हूँ। फिर मैं आया, फिर वहाँ मैं भी साथ में 2-3 हाउस में घूमा हूँ और नहीं मिला। पता नहीं सर। क्या नाम था, कौन सी कक्षा में? रोहित सिंह नाम था और कक्षा 10वीं में पढ़ रहा था। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? अब हमें तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं लगता किसी से, न वो कभी मेरे के अलावा वो किसी से बात भी नहीं करता था। अचानक ना कहीं का शब्द किसी से बोलता था। बाकी विंध्या हाउस में था। थाने में शिकायत दर्ज कराई? हाँ, थाने में शिकायत स्कूल वाले कराए, मैं भी साथ में था। अभी तक कुछ क्या सीसीटीवी में कहीं कुछ चेक हुआ हो, क्योंकि सैनिक स्कूल सीसीटीवी से कवर है? नहीं, वहाँ तो नहीं, मैंने वहाँ कुछ नहीं। पहले भी क्या वो इस तरह कर चुके थे? नहीं, कभी नहीं। एक बार रीवा में हम थे कोरोना काल में, तो मेरे मामा जी अभी है, हाँ, तो थे। तो वो मतलब खाना खाने के उद्देश्य मैंने बोला गया, तो बोला कि अभी मैंने बोला नहीं कि नहीं खाऊंगा। फिर ये हुआ था कि मामा जी की बहू थी, तो ये हुआ कि आप बोल दीजिए शायद खा ले। मैं था नहीं, मैं गांव में था। तो इनकी बहू भी बोली मामा जी के, तो बोला कि मैंने फिर नाराज़ हो गया, वो अंदर से बंद कर लिया गेट। फिर पता नहीं कैसे खोला है और वो मामा जी कमरे के पीछे चला गया। फिर काफ़ी बुलाने के बाद फिर आया। फिर हम भी रात को आए, पर वो मैंने कई बार बोला, पर बोला नहीं। जब आप छोड़ के गए तो कितने दिन बाद ये था, पता होगा? अभी तो कल है तो छोड़ के गए हो? हाँ, 10 घंटे बाद ही? हाँ, मुझे तो 9 बजे रात मैंने फ़ोन किए। अब वो कितने बजे निकल आई ये तो नहीं, पर एक लड़का वहाँ बोला कि अंकल जी जब आप गए हैं तभी वो मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बाहर उसका मन जाने के लिए एक बैग वो लिया था। देखिए, रीवा जिले का एक माना जाना सैनिक विद्यालय है, एक बोर्डिंग विद्यालय है। बोर्डिंग विद्यालय से बच्चा गायब हो रहा है तो उसे मान लीजिए बहुत बड़ी है। हम अब किस बच्चे को भेजें अपने बोर्डिंग विद्यालय में? ये सबसे बड़ी विद्यालय प्रशासनिक व्यवस्था जो वहाँ की है वो लापरवाही है। यदि बाउंड्री डांक कर बच्चा जा रहा है तो बाउंड्री आप इतना ऊंची रखे, बाउंड्री डांके कैसे? भाई मैं तो अपने बच्चे को छोड़ कर आया ना। आज मान लीजिए चाचा जी हमारे अपने भाई को छोड़ के आ गए, अब प्रॉब्लम खड़ी हो रही कि वो काम कैसे करेंगे? प्रशासन तो वो तो करके हाँ कि बच्चा गायब हो गया तब फ़ोन करके फ्री हो जाएंगे। हम लोग क्या करें? हमारा तो इकलौता लड़का है, मान लीजिए सब कुछ, हम क्या करें? ये कौन जवाब देगा? ये प्रशासन व्यवस्था या कोई चीज़ नहीं है, कमियां हैं तो आप हर चीज़ आपके पास बजट है, व्यवस्था करिए, आप बाउंड्री ऊंची करिए। जिस तरह से आप थाने में हम लोग रिपोर्ट दर्ज कराए, आगे आनाकानी कर रहे थे। फिर अब सुबह से मैंने दूसरे से फ़ोन करा कर बात किया, तब तो जाके हुआ। अब आप लोगों की मदद की है कि यदि ये जवाबदारी प्रिंसिपल की है, वहाँ की मैनेजमेंट की है, इस पर विशेष एक्शन हो, क्योंकि आने वाले सबके, हमारे घर के आपके सबके बच्चे वहाँ हैं। यदि होगी घटना तो सबके साथ हो सकती है। कोई भी पता चला बाहर के अंदर जाकर मर्डर करके चले आएंगे तो क्या होगा? कोई भी आ सकता है। इससे हमने अनुरोध है कि खासकर प्रिंसिपल पर ये कार्रवाई विशेष तौर पर और मैनेजमेंट पर हो। मतलब वहाँ की लापरवाही, बहुत लापरवाही। कैसे बच्चा गया भाई? इसे बार बार हम 2 चैनल बंद कर देते हैं, हमारा बच्चा घर से बाहर नहीं निकल पाता। वहाँ 8 चैनल लगे हैं, सिक्योरिटी लगी, कहाँ से गए भाई? ये तो पहला सवाल है सर। ठीक है, सुशील सिंह नाम है मेरा। हाल ही में हुए प्रशासनिक फेरबदल के बाद कमिश्नर रीवा के रूप में गोपाल चंद्र डांड ने पदभार ग्रहण कर लिया है। रीवा संभाग के नवागत कमिश्नर गोपाल चंद्र डांड ने सुबह 10:30 बजे कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया। श्री डांड इसके पहले आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पद पर कार्यरत थे। श्री गोपाल चंद्र 2008 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। श्री डांड राजस्व अधिकारी के रूप में कलेक्टर, आयुक्त, नगर निगम, एसडीएम सहित विभिन्न पदों पर पदस्थ रहे हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद नवागत कमिश्नर ने संभाग में कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, विकसित भारत संकल्प अभियान तथा समर्थन मूल्य में धान उपार्जन की जानकारी ली। वहीं इस दौरान पूर्व कमिश्नर अनिल सुचारी को भी विदाई दी गई। श्री सुचारी ने इस अवसर पर कहा कि जब मेरी पदस्थापना की गई थी तब कोरोना संकट शुरू हुआ था। उस समय कार्यालय में कोई अन्य अधिकारी नहीं था। उस संकट में कार्यालय के कर्मचारियों ने धैर्य और लगन के साथ काम किया। वहीं स्वागत समारोह के दौरान नवागत कमिश्नर श्री डांड ने कहा कि मेरे सेवा काल का अधिकतम समय मालवा क्षेत्र में बीता है। रीवा मेरे लिए बिल्कुल नया है, लेकिन विश्वास है कि जल्द ही यहाँ के अधिकारी और कर्मचारियों के सहयोग से शासन की योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित कर बेहतर कार्य कर सकेंगे। देखना चाहता हूँ, अभी सबसे पहले हमने ये किया कि सभी जॉइंट डायरेक्टर्स और डिविजनल लेवल के ऑफिसर्स के साथ बैठक की है, ताकि इसका पता मुझे समझ में आ जाए कि क्या
इस संभाग की स्थिति है, समस्या क्या है, सॉल्यूशन क्या है, डेवलपमेंट पोजीशंस क्या है, और वो सारा आज रिव्यू किया मैंने। और मैं जहाँ तक समझता हूँ डेवलपमेंट की गतिविधियों को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बढ़ाएंगे। मैं डेवलपमेंट माइंड का आदमी हूँ, पहले भी मैं कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और सीईओ ज़िला पंचायत रहा हूँ, तो एज ए कलेक्टर भी मैंने बहुत सारी जगह काम किया है। तो मैं डेवलपमेंट पर पूरा फोकस करूँगा, और चूँकि यहाँ माननीय उप मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है, तो उनके जो भी निर्देश प्राप्त होंगे वो भी पूरा इम्प्लीमेंट करा देंगे। सर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे रहेंगे कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र से आए भी हैं? यस, कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, चूँकि मेडिकल कॉलेज बताते हैं यहाँ का बहुत अच्छा है, सुपर स्पेशलिटी पर्टिकुलरली बहुत अच्छा है, तो उसको और इम्प्रूव करने के प्रयास करेंगे, क्योंकि वहाँ मुझे बताया गया कि डॉक्टर्स छोड़ के जा रहे हैं। तो प्रयास करेंगे कि डॉक्टर को रिटेन कर सकें और सुपर स्पेशलिटी को और इम्प्रूव कर सकें। डीएम वगैरह, डीएम और हायर क्लासेस के बच्चों को हम इसका मान्यता दिला सकें, कॉलेज में जो भी कमी है उसकी पूर्ति कर सके। इस विभाग का होने की वजह से, पूर्व में इस विभाग का एचओडी होने की वजह से मुझे थोड़ा ज्ञान भी है। कलेक्टर प्रतिभा पॉल ने सिरमौर तहसील अंतर्गत धान उपार्जन केंद्र का दौरा किया और अनियमितताएं पाए जाने पर कार्यवाही की है। कलेक्टर रीवा ने सिरमौर तहसील अंतर्गत धान उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वे केंद्रों का निरीक्षण करके एक केंद्र में अव्यवस्थाएं सही पाई गईं, जबकि बैकुंठपुर में स्व सहायता समूह द्वारा संचालित केंद्र में किसानों के भुगतान सहित अन्य अनियमितताएं पाई। इस दौरान 2 केंद्रों का उन्होंने निरीक्षण किया, जिसमें से एक केंद्र में व्यवस्थाएं सही पाई गई, जबकि बैकुंठपुर में स्व सहायता समूह द्वारा संचालित केंद्र में किसानों के भुगतान सहित अन्य अनियमितताएं पाई गई, जिसको लेकर बैकुंठपुर के उपार्जन केंद्र को बंद कर दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर प्रतिभा पॉल ने हमें बताया। सिरमौर तहसील के कुछ उपार्जन केंद्रों का हम लोगों ने विजिट किया था। बाकी सभी जगह ये देखा गया कि दो केंद्रों का मैंने विजिट किया। दोनों केंद्रों में 2 समितियों के केंद्र संचालित थे और एक समूह का केंद्र संचालित था। जो समितियों के केंद्र थे वो बहुत व्यवस्थित थे, वहाँ जो किसान आए हुए थे उनकी खरीदी सही समय पे हो रही थी, स्टैकिंग प्रॉपरली की गई थी, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि खरीदी के बाद जो किसानों के भुगतान होने हैं, जब तक कि हम लोग हैंडलिंग चालान जारी नहीं करते, एक्सेप्टेंस नोट जारी होता है, उसके बाद फिर ईपीओ जनरेट होकर किसानों के खाते में पैसा जाता है और उसकी एक समय सीमा है। तो बाकी जगह ठीक पाएगा, बस एक स्व सहायता समूह जो काम कर रहा था बैकुंठपुर में, तो उसका काम ठीक नहीं पाया गया, क्योंकि उन्होंने कुल जितना उपार्जन किया था उसका 50% ही भुगतान के लिए प्रोसेस किया था और 50% ऐसा माल था जिसका भुगतान के लिए प्रोसेस नहीं किया गया था। तो इसीलिए उनको नोटिस भी दिए गए हैं, और जो उनका भुगतान लंबित है वो कहा गया है कि वो 24 घंटे में पूरी स्टैकिंग करके उसका भुगतान आगे प्रोसीड करें। और उनसे वहाँ का केंद्र भी बंद किया गया है, क्योंकि वो सक्षमता नहीं देगी जो सहायता समूह को काम करना चाहिए था, उससे किसानों को भी हैरान परेशान होते हैं उसमें। और खरीदी एक बार जब कलेक्टर रीवा ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि तय समय पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, नहीं तो सजा पाने के लिए तैयार रहें। सीएम हेल्पलाइन के लगातार बढ़ते पेंडिंग मामलों को देखते हुए रीवा कलेक्टर प्रतिभा पॉल ने सख्त तेवर दिखाते हुए ऐसे अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सभी पेंडिंग शिकायतों को 3 दिवस में खत्म करने की चेतावनी दी है। दरअसल कलेक्टर ने आज टीएल बैठक के दौरान पेंडिंग सीएम हेल्पलाइन शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही हाई कोर्ट से भी संबंधित पड़े पेंडिंग मामलों को भी लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और 3 दिन का समय देकर सभी पेंडिंग खत्म करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब लापरवाही हुई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कार्यवाही की जाएगी। बैठक में सीएम हेल्पलाइन के निराकरण के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए गए हैं। सभी जो कार्यालय प्रमुख हैं उनका ये दायित्व है कि वो प्राथमिकता से इन शिकायतों का निराकरण करें, और चूंकि अपने यहाँ शिकायतों की संख्या थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो उसके लिए ये कहा गया है कि सभी लोग अभियान चलाकर 3 दिन काम करें, और एक बार हम लोग वापस से थर्सडे को बैठेंगे, ताकि ऐसे केसेस जो जिसमें कोर्ट की बाध्यता है या अन्य कोई दिक्कत है, कोई ऐसे केस हैं जो भोपाल से कोई मार्गदर्शन लेना है, तो इस प्रकार के केसेस को अलग करके जो केसेस का निराकरण रीवा से होना है उन सभी केसेस का निराकरण हम लोग बृहस्पति तक करें। और उसमें कुछ विभागों में ये संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, तो उन विभागों के अधिकारियों सीएम हेल्पलाइन में जो सामान्य निर्देश है वो अगर किसी की भी शिकायत आती है तो जो एप्लीकेशन जहाँ से आया है उनसे बात करना, उनकी शिकायत का निराकरण करना और यथासंभव प्रयास करना कि संतुष्टि से व्यक्ति की शिकायत का निराकरण हो जाए। परंतु कभी ऐसे भी देखने को मिलता है यदि कोई भी अधिकारी कर्मचारी इस तरीके का अनावश्यक दबाव
किसी भी आवेदक पर बनाएगा, क्योंकि शिकायत के निराकरण की पर्याप्त व्यवस्था की गई है कि यदि शिकायत निराकृत हो सकती है, जिसके हमको अधिकारिता है, तो सभी अधिकारी कर्मचारियों को करना चाहिए। और नहीं हो सकती, मांग आधारित है, कई बार ऐसा भी होता है कोई डिमांड होती है जिसको पूरा कर पाना संबंधित समय में विभाग के लिए संभव नहीं है विभिन्न कारणों से, तो ऐसी शिकायतों को मांग आधारित करके प्रतिवेदन देना चाहिए। लेकिन किसी भी शिकायत में किसी भी शिकायतकर्ता पर दबाव बनाना ये बिल्कुल सही प्रक्रिया नहीं है, और ऐसा अगर कोई भी केस आएगा तो हम लोग इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में CCTV कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच्ड बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, भद्रांव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड़ रोड, रीवा। जनवरी को अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी घर घर जाकर अक्षत चावल देकर निमंत्रण दे रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसको देखते हुए तैयारी पूरी कर ली गई है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी व कार्यकर्ता पूरे देश में लोगों के घर घर जाकर अक्षत चावल देकर निमंत्रण दे रहे हैं और लोगों को दिवाली मनाने व मंदिरों में भजन कीर्तन करने, घर में मीठे पकवान बनाने का आह्वान कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज रीवा में भी विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी व कार्यकर्ता लोगों के घर घर पहुंचे और पीला अक्षत चावल देकर राम मंदिर के उद्घाटन में पहुंचने का निमंत्रण दे रहे हैं। और जो अयोध्या किसी कारणवश नहीं जा रहे तो उनको ये संदेश दे रहे हैं कि वह अपने घर में ही रहकर दीपक जलाएं, मंदिरों में भजन कीर्तन करें। देखिए विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी व कार्यकर्ता ने किस तरह राम मंदिर के उद्घाटन के लिए निमंत्रण दिया है। ये आप लोगों द्वारा पीला चावल देने निमंत्रण किया है, किस तरह के लोगों में राम भक्ति द्वारा उत्साह देखा जाए? राम भक्तों में बहुत उत्साह है, क्योंकि सबको पता है कि 1528 में बाबर के सेनापति मीरबाकी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर को तोड़कर वहां पे बाबरी का ढांचा बनाया था और बहुत सालों से हिंदू समाज उस पर संघर्ष कर रहा था। और संघर्ष के परिणाम स्वरूप 600 साल के बाद आज हिंदू समाज को एक गर्व की अनुभूति होती है कि उनका भव्य उनके प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरे हिंदू समाज में बिल्कुल गर्व व्याप्त है। घर घर दीपावली मनाई जाएगी। हम लोगों ने अक्षत चावल देकर घर घर ये प्रार्थना करी कि 22 तारीख को एक दीपावली आपने कार्तिक मास में मनाई थी, एक दीपावली माघ मास में 22 जनवरी को मननी चाहिए और ऐसी दीपावली जिसकी गूंज पूरी दुनिया में जाए। हम आज उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर घर घर अक्षत चावल देकर सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप अपने अपने घरों में 22 जनवरी को दीपावली की तरह पकवान बनाएं और दीपोत्सव करें और घर के आसपास जो भी मंदिर है उन मंदिरों में एकत्रित होके भगवान राम का विजय मंत्र महामंत्र का जाप करें और 22 जनवरी को भव्य मनाएं। जय जय। मेरा नाम विभाग संयोजक प्रदीप पाठक रीवा।
आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीत को। नमस्कार। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।